नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे से होंगे। गर्मियाँ चल रही है, घर पे बैठे बैठे आप क्लासेस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने के लिए कहो, फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं वो अपनी तैयारी को नोट्स के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं, ताकि आप जब क्लासेज में पढ़ना है तो कम से कम तुम्हें यह लगना चाहिए कि ये टॉपिक तो मुझे पहले से आ रहा है, या फिर इस टॉपिक में कहाँ मेरे कमी रह गई, वो कमी मुझे आज सर से पूछनी है। तो ये चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपके पूरे के पूरे बेसिक से फुल डे तक कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर एक भी नंबर, एक तो क्या मैं तो कहता हूँ आधा भी नंबर कहीं काटने की गुंजाइश नहीं रहेगी एग्जामिनर को। तो अपने आप को उस तरीके से तैयार करें, क्योंकि बच्चों कहीं बहुत सारे निर्णय जीवन में हमें समय समय पर लेने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आप लोगे 12th पास करने के बाद में। तो जैसे ही आपकी 12th हो जाएगी उसके बाद आपको निर्णय लेना है, और वो जो निर्णय आप लोगे उस निर्णय में बहुत ज़्यादा अहम रोल रखेंगे आपके इस 12th क्लास में बनने वाले परसेंटेज। आपके कितने प्रतिशत हैं, आपने कितनी मेहनत की है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, कहाँ तक आप पहुँचे हो, अपने आप को किस लेवल पे आप देखते हो, ये सब चीज़ें निर्धारित होगी आपकी 12th के परसेंटेज ऊपर। यहाँ तक कि समाज में आपका मान सम्मान कितना होना चाहिए ये भी बच्चों निर्धारित होगा आपके 12th क्लास के परसेंटेज से। एक बार के लिए, कुछ समय तक के लिए, जब तक आप आगे सक्सीज नहीं हो जाते हो तब तक के लिए आपकी जो छवि बनेगी समाज में, आसपास के लोगों में, आपके टीचर्स में, सब जगह वो बनेगी आपके 12th के परसेंटेज पर। किस तरीके से आपने 12th में परसेंटेज बनाए हैं, किस तरीके से आपने मेहनत की, किस तरीके से आपने अपना व्यवहार रखा है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्लासेज लो, पढ़ो ढंग से, मेहनत करो। हाँ, पढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, फिर आगे क्या होना है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम खुद मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो आगे तो अच्छा ही होना है। होना तो वही है जो हम कर रहे हैं, तो उसमें सोचने की कहाँ जरूरत है। सोचने से तो कुछ अच्छा होगा नहीं, बुरा होगा नहीं, होगा वो जो हम कर रहे हैं। तो अच्छा करें, अपने आप अच्छा होगा। तो बच्चों, हम 12th क्लास में जो भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर हमने पहले पढ़ लिया था, दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा था। दूसरे चैप्टर का जो कुछ पार्ट है वो हमने पढ़ लिया था, और आज जो हमारा पार्ट है वो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। उसके साथ हम पढ़ेंगे चालक और विद्युत रोधी। बच्चों, बहुत अच्छे टॉपिक है, इजी टॉपिक है और बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल है। देखो, होता क्या है कि अगर कहीं पर पहले से विद्युत क्षेत्र है बच्चों, तो उस पहले से जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में हमें कोई एक क्षेत्र विशेष ऐसा चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो वो तो सीधी रेखा में निकलेगी, टूटेगी नहीं कहीं पर। तो फिर ऐसा क्षेत्र कैसे मुमकिन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उनके बीच में ऐसा क्षेत्र कैसे बना सकते हैं हम कि वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होनी चाहिए। और वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वही वैद्युत परिरक्षण होता है। उस क्षेत्र में हम किसी भी क्षेत्र को, किसी उपकरण को, किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र से बचा सकते हैं। यही वैद्युत परिरक्षण होता है बच्चों। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र लिया मैंने, ये जगह ली है, ये जगह कंप्लीटली जो भरी हुई है किससे है, विद्युत क्षेत्र से। इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब मैंने इतनी सी एक रैंडमली आकृति ले ली, और इस आकृति के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। कब पॉसिबल है, जब हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहां शून्य कर लेंगे, तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जिस वस्तु को हम विद्युत क्षेत्र से, इस जगह विशेष को जिसको हम विद्युत क्षेत्र से बचा रहे हैं, यही आपका क्या है बच्चों, वैद्युत परिरक्षण है। क्या है, वैद्युत परिरक्षण है। सिंपल सी बात है। अब बचाएंगे कैसे सर, ये बताइए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, एक बंद आकृति लेंगे। क्या करेंगे, एक बंद आकृति लेंगे। किसकी, धातु की। क्यों सर, इसलिए लेंगे बच्चों कि जब हम धातु के ऊपर आवेश देते हैं तो वो आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर फैल जाते हैं। ये हमने पढ़ा है। अगर अंदर कोई आवेश है तो भी वो पृष्ठ पर आ जाएगा, पृष्ठ पर फैल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हम जो भी विद्युत क्षेत्र होगा, वो आवेश जो होगा वो बच्चों समान रूप से इसके किस पर फैल जाएगा, पृष्ठ पर फैल जाएगा। किस पर फैल जाएगा, पृष्ठ पर फैल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब समान रूप से आवेश पृष्ठ पर फैल जाएगा तो
अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई भी बंद पृष्ठ, ये हमने पढ़ा था ना, कोई भी बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य ही होती है बच्चों। और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य वाली जगह पर अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र से बचा रहे हैं, वही आपका विद्युत परिरक्षण है। वही क्या है, विद्युत परिरक्षण है। चलिए फिर इसको हम शब्दों में बयां कर देते हैं। अरे कर दे में, क्या है, क्या है सर स्थिर विद्युत परिरक्षण? स्थिर विद्युत परिरक्षण तो यह है बच्चों स्थिर विद्युत परिरक्षण। क्या देखो, परिभाषा ही लिख देता हूं, समझ में तो आपको आ गया, छोटी सी तो बात है। परिभाषा ये हो जाएगी बच्चों, किसी क्षेत्र विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से बचाना या रक्षा करना ही क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष को विद्युत क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित, सुरक्षित तो कौन सा वो खा रहा है, लेकिन वहां विद्युत क्षेत्र पहुंचना नहीं चाहिए, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को ही विद्युत परिरक्षण कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, विद्युत परिरक्षण कहते हैं। इतनी सी बात और इतना बड़ा बखेड़ा क्या हो गया। किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष को विद्युत क्षेत्र से बचाने की, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत परिरक्षण कहलाती है। हम यहाँ पर क्या, ऐसे उपकरण जो विद्युत क्षेत्र के कारण प्रभावित होते हैं उनको हम इस तरीके से किसी बंद पृष्ठ में रखकर विद्युत क्षेत्र से उसको बचा सकते हैं, क्योंकि जो आवेश है वो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी। किसी भी चालक बंद पृष्ठ की आकृति व आकार कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। इस खोखले भाग का मध्य भाग क्या होता है, मध्य खोखला भाग, मध्य खोखला भाग, मध्य खोखला भाग जिसे हम क्या कहते हैं, कोटर कहा जाता है। मध्य खोखला भाग को कोटर कहा जाता है, कोटर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, कोटर कहते हैं। और इस कोटर के अंदर ही हम किसी वस्तु को रखकर क्या कर सकते हैं, विद्युत परिरक्षण कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। किससे, विद्युत क्षेत्र से। इसी कोटर में, इसी कोटर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है बच्चों, शून्य होती है। ये जो कोटर है, इस कोटर में उपस्थित आवेश जो है वो कहां पर आ जाएंगे, पृष्ठ पर आ जाएंगे। इस कोटर में उपस्थित, इस कोटर में उपस्थित आवेश पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाते हैं, फैल जाते हैं। उपस्थित आवेश क्या हो जाते हैं, कोटर में समान रूप से फैल जाते हैं। इसलिए इस कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, शून्य रहती है। कोटर के अंदर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के कारण कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के कारण कोटर में किसी वस्तु को रखकर उसे विद्युत परिरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो देखिए प्रधान बात समझ में आ गई होगी। क्यों प्रधान है? बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी एक विद्युत क्षेत्र है, जो भी हमारा कोई चालक पृष्ठ है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि उसमें जितना भी आवेश होता है वो समान रूप से उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो अंदर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य वाली जगह पर हम किसी भी वस्तु को रखकर उसे विद्युत परिरक्षण प्रदान कर सकते हैं। और ये खोखला जो भाग होता है अंदर का, उसे कहा जाता है बच्चों कोटर। क्या कहा जाता है? कोटर कहा जाता है। तो इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। इतना सा आपके क्लियर हो जाना चाहिए। चलें, अब देखिए कुछ एक बिंदु में लिख रहा हूं, आप ध्यान से इनको देखते जाएं। हम इसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु है, देखिए ये मान लो मेरे पास एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है? बंद पृष्ठ है। ये एक बंद पृष्ठ है। अब हम जानते हैं कि सर आवेश तो समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाएंगे ऊपर, तो इसका मतलब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा बच्चों? शून्य। और ये जो आपका रो है यहाँ पर, वो भी कितना रहेगा? वो भी बच्चों शून्य ही रहेगा। रो का मान भी कितना होगा? रो का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका ई है, वो ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप कैसे कह सकते हो? विद्युत क्षेत्र। तो फिर रो क्या है सर? रो तो हमने पढ़ लिया ना बेटे। रो होता है आयतन आवेश घनत्व। रो क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। पढ़ लिया था ना? आयतन आवेश घनत्व। तो जब सर अंदर आयतन आवेश घनत्व भी शून्य है, मतलब आवेश नहीं है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य है, तो बिल्कुल सीधी सी तो बात है बच्चों, जहां आवेश वहां विद्युत क्षेत्र, जहां आवेश ही नहीं वहां पर कैसे विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो जब विद्युत क्षेत्र शून्य है तो यहां पर क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व भी क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको कि उदासीन, कैसा? उदासीन चालक के अंदर, उदासीन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का मान क्या होगा? शून्य होगा रे लाडलू। कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कोई भी बंद पृष्ठ, धात्विक बंद पृष्ठ, उसके अंदर आवेश घनत्व भी शून्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब देखिए दूसरी चीज, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? है ना बहुत इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज बच्चों हमने ये पढ़ी थी विभव के बारे में, कि अगर ये यहां पर जो विभव है इस पृष्ठ पर, उसको हम Vs लिख देते हैं, और अंदर जो विभव है उसको हम क्या लिख देते हैं? V लिख देते हैं। तो ये जो आपका Vs और V है वो बच्चों क्या हो गए? समान होंगे। देखिए V तो मैंने क्या लिखा है? विभव। V तो क्या है? विभव है बच्चों। और ये जो Vs है वो मैंने लिखा है पृष्ठ पर विभव। किस पर विभव? पृष्ठ पर विभव। यह है पृष्ठ का विभव। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था ना कि किसी भी चालक में विभव का मान नियत रहता है। हां, ये ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र इसके अंदर शून्य। अगर आपका कोई चालक है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य, बाहर विद्युत क्षेत्र का मान होगा, अंदर शून्य होगा, लेकिन विभव
बाहर और अंदर बराबर होगा, नियत होगा। ध्यान रखें बच्चों, इस चीज को क्लियर कर ले में किसी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो उसमें ये चीजें बेसिक के रूप में आती हैं। तो किसी चालक के पृष्ठ पर, किसी चालक के पृष्ठ पर विभव, पहले इसको ही लिख देते इतने से, पृष्ठ पर विभव एवं संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन पर विभव नियत रहता है मेरे बलाडलू। कैसा रहता है? नियत रहता है। कैसा रहेगा? नियत रहेगा बच्चों। विभव संपूर्ण आयतन पर, पृष्ठ अंदर सब जगह नियत रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य, बाहर विद्युत क्षेत्र होगा ई का मान। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अभी देखो विद्युत क्षेत्र का देख लेंगे। अंदर 0 है तो सर बाहर क्या होगा? पृष्ठ पर कितना होगा? पृष्ठ पर वैसे तो हमने निकाल लिया, फिर मैं आपको बता देता हूं। चलिए इतना क्लियर होगा। अगला पेज ले लूं मैं। देखो ये बात है, ये मान लो कोई पृष्ठ है, इस पर हमने पढ़ लिया कि अंदर तो विद्युत क्षेत्र कितना बच्चों? 0, लेकिन इस पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो होता है सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था? निकाल ली थी ना ये चीज। अब यहां पर दो चीजें काम करती है, कौन सी? देखिए ये हमने दो चीजें ये पढ़ी थी, कि जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो पृष्ठ के लंबवत होगा। अगर आपका जो सिग्मा है वो सिग्मा छोटा है 0 से, सिग्मा क्या है? 0 से छोटा है, तो स्थिति ये होगी। और अगर सिग्मा आपका बड़ा है 0 से तो स्थिति ये होगी। कैसे होगी? तो पढ़ा तो था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चालक के पृष्ठ पर, चलिए इसको मैं पूरे को ही फॉर्मेट लिख देता हूं यहां पर, यहां लिख देता हूं, आप ध्यान से देखना। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी? सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। यदि क्या, यदि ये कंडीशन पहली कि यदि सिग्मा जो आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत। किसके लंबवत बच्चों? पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ होगा, पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ होगा। वैसे ही विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो तो पृष्ठ से क्या होती है? लंबवत ही होती है। तो 0 है तो लंबवत अंदर की तरफ, और सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 तो जो आपका E है वो लंबवत बाहर की तरफ है। कैसा? लंबवत बाहर की तरफ। किससे? पृष्ठ से। किसके पृष्ठ से? चालक के पृष्ठ से मेरे बच्चों। किससे? चालक के पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ या लंबवत अंदर की तरफ, डिपेंड करेगा कि आपका जो सिग्मा है। सिग्मा क्या है? सिग्मा भी अगर याद करो आप, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये सिग्मा है बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। एक हमने पढ़ा था लेमडा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेमडा क्या था? रेखीय आवेश घनत्व। क्या था? रेखीय आवेश घनत्व। तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटा कर दूं, चलो अगले ही पेज पर ले लेते हैं। अब देखिए जो आपका कोटर है, लास्ट पॉइंट है इसका। ये मान लो मेरा कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इसका मैं मान लेता हूं ये कोटर है। ये आपका क्या है? इसका कोटर। इस कोटर में क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 0। कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और कोटर के अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सारा का सारा बाहर है पहला हुआ, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं चालक में बने कोटर में विद्युत क्षेत्र एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व
का मान शून्य होता है। क्या होता है? का मान शून्य होता है। इसे ही हम विद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो इस लिख सकते हैं, इसलिए ही इसका प्रयोग विद्युत परिरक्षण के रूप में किया जाता है। विद्युत परिरक्षण के रूप में किया जाता है बच्चों। तो ये था आपका विद्युत परिरक्षण। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। विद्युत परिरक्षण का सीधा सा मतलब है कि हम किसी चालक के अंदर ऐसे जगह या किसी क्षेत्र विशेष को विद्युत क्षेत्र से बचाकर रख सकते हैं, उसे ही विद्युत परिरक्षण कहते हैं। फटाफट नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम चालक और विद्युत रोधी पर। वैसे तो हमने इनके बारे में थोड़ा सा पहले अध्ययन कर लिया है, फिर भी हम आज और अध्ययन कर देते हैं। देखिए, चालकता के आधार पर, किस पर? चालकता के आधार पर पदार्थों के भाग। हमें यहां पर दो भाग पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो चालकता, चालक पदार्थ। दूसरा, चालकता के आधार पर विद्युत रोधी, या जिसको हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ, सिंपल सी परिभाषा आप सब जानते हैं क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सकता है। अब देखिए, वो आवेश जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम किसी अम्ल, सार, ऐसे रसायनों की बात करें तो उनके अंदर आवेश वाहक जो होते हैं वो मुक्त आयन होते हैं बच्चों। ऐसे में क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। अगर हम अर्धचालकों की बात करें तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल आवेश वाहक होते हैं। तो सिंपल सी बात, बेसिक जानकारी कि सबसे पहला जो इसका पार्ट है, दो पार्ट है बच्चों, ध्यान रखें। इसके कितने पार्ट हैं? दो ही पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो ही पार्ट हैं मेरे बच्चों। यहां तीन ही कैसे आ रहे हैं? इसको हम नोट नहीं कर सकते? पता नहीं। देखो, ये तीसरा पार्ट जो है ये नहीं है हमारे। इसका क्या कर दिया? ये हो गया। देखो, यहां पर हम लिखना चाह रहे हैं कि चालकता के आधार पर, जब टेक्नोलॉजी है तो प्रयोग में ले ही लेते हैं। चालकता के आधार पर काम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। पदार्थों के प्रकार। क्लियर? देखो क्या होता है, कुछ चलता है क्या? कितने होते हैं? एक, दो प्रकार होते हैं बच्चों। फिर मामला गड़बड़ है ये तो। चलो इसको हटाए दो, ये तो अपनी रोमन इंग्लिश ले रहा है साथ में। देखिए, चालकता के आधार पर हमने कितने भाग बांट दिए? चालकता के आधार पर हमने दो भाग बांट दिए। पहला तो हो गया आपका चालक पदार्थ। कैसे? चालक पदार्थ। तो बच्चों, चालक पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें से आसानी से आवेशों का प्रवाह हो सकता हो। तो मैं परिभाषित कर दूं, ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह हो सकता हो, क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए, ये चालक पदार्थ जो है वो बच्चे कौन से होते हैं? पहले तो देखो, चालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह हो सकता है। अब जैसे धातुओं की बात करें तो धात्विक चालकों में, किनमें? धात्विक चालकों में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखें, ये आपसे पूछ सकते हैं कि धात्विक पदार्थों में आवेश वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होते हैं बच्चों जो परमाणु से कक्षक त्याग कर उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से, उस धातु में स्वतंत्र रूप से उसके पृष्ठ पर विचरण करते रहते हैं। दूसरा, अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन होंगे? आवेश वाहक
कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एवं साथ के साथ होल भी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं होल होते हैं बच्चों। ये होल कौन सी बीमारी है, ये कहां से आ गई? अब होल बच्चों हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रतिकण ही होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़कर जाता है वहां पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। जब हम अर्धचालक पढ़ेंगे तो उसमें इसको डेस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, तो समस्या वाली बात नहीं। आप ध्यान रखें, अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। इसके अलावा रसायनों में आवेश वाहक, रसायनों को जानते हैं आवेश वाहक? चलिए लिख देता हूं, उसके बाद पढ़ते हैं। रसायनों में आवेश वाहक आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। ये आपके कुल मिलाकर क्या होते हैं बच्चों? चालक होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल इनमें लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पर आप इन सब को जानते हो। अगर हम उदाहरण लिखें तो यहां से लिख सकते हैं, आपका सबसे ज्यादा जो चालक है चांदी, तांबा, सोना, सोना बाबू वाला सोना नहीं, सोना, अम्ल क्षार, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं बच्चों? चालक होते हैं। अब देखिए, ये जो चालक हैं वो तो ठीक है, पर आयन कैसे होते हैं? आयन देखो, आयन का बच्चों ये सिस्टम है। अगर आपने 10th क्लास को ढंग से पढ़ा है तो उसमें भी ये चीज़ थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। देखिए होता क्या है कि जब हम NaCl की बात करें, नमक की, तो अगर ये नमक जो है वो ठोस अवस्था में होता है, इसको ध्यान से समझना, नमक जो है वो ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अब मैं इसमें क्या करता हूं, 2 तार लगा देता हूं। क्या कर देता हूं? 2 तार लगा देता हूं, और फिर इनको मैं बैटरी से जोड़ देता हूं। किससे जोड़ दिया बच्चों? बैटरी से। ये 2 तार जोड़ दिए मैंने, बैटरी से जोड़ दिया। अभी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा क्या नहीं होगी? प्रवाहित नहीं होगी। मैंने बैटरी से जोड़ दिया, विभवांतर उत्पन्न कर दिया तार पर, फिर भी इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका कारण ये है कि NaCl ठोस अवस्था में है, इसके आयन जो अणु हैं वो मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, टूटे हुए नहीं है। तो यहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस जगह पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। वहीं देखिए बच्चों, मैंने यहां पर पानी और पानी में घोल कर दिया, किसका? NaCl का, मिला दिया इसको, और पानी में घोल करते हैं। आपको पता है कि ये जो NaCl है बच्चों, ये टूट गया किसमें? Na+Cl- में। अब देखिए मैंने इसको क्या कर दिया? बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों? बैटरी से। तो ये ऋणात्मक टर्मिनल, तो Na+ वाला तो इसकी ओर आकर्षित होगा। ये ऋणात्मक टर्मिनल, जो ऋणात्मक अणु है वो होगा इस धनात्मक टर्मिनल की ओर आकर्षित। तो ये धनात्मक की ओर और ये ऋणात्मक की ओर, इस तरीके से इसके अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, सोर्स बनाएंगे इसका, दिखाकर आपको वास्तव में बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, उस तरीके से प्रैक्टिकल करेंगे। जल्दी आपको सोर्स अपलोड कर देंगे कि जो आयन है, आयन के कारण धारा कैसे प्रवाहित होती है, जैसे पानी में होती है कि नहीं होती है, या कोई अगर हम और दूसरा विलयन लेते हैं तो उसमें होती है कि नहीं होती, वो जल्दी आपको बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं विद्युत रोधी। देखो इसमें कुछ ज़्यादा विद्युत रोधी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कुचालक भी कहते हैं, इंसुलेटर। ये दूसरा पार्ट है। ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेश प्रवाह ना हो, जिनमें से आवेश प्रवाह ना हो, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी, या फिर क्या कह सकते हैं इनको? कुचालक कहते हैं बच्चों, कुचालक कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है, इसका मतलब यह है कि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मुक्त आवेश होते ही नहीं है। आवेश नहीं होते हैं तो विभवांतर कितने उत्पन्न कर दो, आवेशों का प्रवाह ही नहीं होगा। आवेशों का प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, कुचालक होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अभ्रक, अभ्रक है, कांच है, ये जो चीजें होती है वो किस में आती है बच्चों? ये आते हैं कुचालकों में। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं, या फिर आप और लिखना चाहें तो प्लास्टिक लिख सकते हो, प्लास्टिक हैं, रबर हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सूखी लकड़ी है जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा चीनी मिट्टी भी इसी के अंदर आती है, चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी क्या होती है? जैसे आपने देखो ना, इसको कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं बच्चों?
इंसुलेटर। जैसे आपने देखा होगा ना, जो विद्युत खंभा होता है विद्युत का, उस पोल पर हमने एक यूं लगा रखा होता है एक पाइप, उसमें से क्या होता है कि यहाँ 3 तार जाते हैं, एक तो इधर से, एक ये इधर से, और एक इससे जुड़े हुए, ये 3 तार बहते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं कलसिया लगेड़ा है, कलसिया, वो छोटे छोटे जो इंसुलेटर लगे होते हैं उनको कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर कहते हैं। ये बच्चों इस चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं और ये कुचालक होते हैं, ताकि जो तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो ये स्पार्क नहीं हो, खंबे में करंट ना आए। तो ये थे चालक और विद्युत रोधी। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी।